अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जावियों से और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात करना जरूरी है, क्योंकि आज सबसे पहले तो वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा कौमी असेंबली से उन्होंने खिताब किया, और आज जब वो पार्लियामेंट हाउस तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी पार्टी के MNA से, अपने अरकान से मुलाकातें भी की चेंबर हाउस में, अपने चेंबर में, और वहां पर कुछ उनके जो बातें थी या जो उनके बजट के हवाले से उनके शिकायत थी, उनके ग्रीवेंसेस थे या उनके जो पॉइंट्स थे, तजावीज़ थी, वो भी उन्होंने अलहदा सुनी। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर कौमी असेंबली से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, और खिताब करते हुए सबसे पहले जो अटमोस्ट उनका जो फोकस रहा है इस खिताब में, वो यही रहा है कि किस तरह से लोअर इनकम ग्रुप को बचाने की कोविड के होते हुए कोशिश की गई है। खैर, ये तमाम बातें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और वजीर आजम का ये जो खिताब है इन हालात में इसलिए भी मजीद मायने खेज हो गया है क्योंकि जुमे के रोज से नाजरीन बाकायदा बजट के ऊपर जो बहस है या जो इजलास है, बजट इजलास कौमी असेंबली का, वो तो जारी सारी है। अब इसके बाद अब बाकायदा तौर पर जुमे से वोटिंग शुरू होनी है। अब देखना यह है कि इस वक्त जो इसमें एक सियासी तौर पर बजट को पास कराने के लिए कौमी असेंबली से हमें वोट्स की जरूरत है या वोट्स की दरकार है, वो किस तरह से पूरी की जाएगी। इसमें काफी सारे डायनामिक्स हैं जो कि इन प्ले हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो एलआई BNP मिंगल है, वो हमें पता है कि अलायंस अपनी क्विट कर चुके हैं, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। उनके वक्त से हत्या ये कि मुलाकातें, हुकूमती भी जो वक्त है वो भी उनसे बातचीत करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अपोजिशन की भी तरफ से उनसे उसी तरह से रवाबित वगैरह किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलोचिस्तान से जो आज़ाद अरकान है, ये JWP वगैरह, ये तमाम, इनसे भी वजीर आजम जो है उन्होंने अपने वक्त को कहा है और अपनी पूरी पार्टी के लोगों को, और उन्होंने अपने जो की प्लेयर्स हैं पार्टी में, उन सबको कहा है कि वो मुलाकातें करें। तो कल भी इस सिलसिले में हुकूमती वक्त की इन तमाम बलोचिस्तान के जो दीगर अरकान हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं, और उनके भी जो इसमें रिजर्वेशन हैं या जो भी वो बातें रखना चाहते हैं वो हुकूमती वक्त ने कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है। ऐसे में नाजरीन, जो हुकूमती अरकान हैं, क्योंकि मुंतखब ज़ाहिर है तमाम नुमाइंदगान हैं, इस वक्त कोरोना वायरस के मुश्किल हालात हैं, मईशत भी जो है वो इस वक्त मुश्किल से दो चार है, तो ऐसे में अवाम ऑब्वियसली अपने मुंतखब नुमाइंदगान से एक रिलीफ या फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे हालात में उनको कहीं ना कहीं से सहारा दिया जाए। तो ऐसे में नाजरीन, जो इवन PTI के भी जो अरकान हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की कि बजट में मजीद रिलीफ होना चाहिए उनके लिए, अवाम के लिए, जो कि ऑलरेडी कोरोना वायरस के इस वक्त शिकार हैं और उससे मुसलसल तौर पर अफेक्ट हो रहे हैं एडवर्सली, और मईशत भी ज़ाहिर है इसी वजह से अफेक्ट हो रही है या इम्पैक्ट हो रही है। हमारे पास फिस्कल स्पेस पहले ही बहुत कम है और कॉन्ट्रैक्टेड है, लेकिन ऐसे में अगर मजीद रिलीफ की मांग की जा रही है तो वो किस हद तक मुमकिन है, ये बात करना जरूरी है। खैर, अब तो बजट बाकायदा पास होने का मरहला आने वाला है एक रोज बाद, देखना यह है, क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान बाकायदा खुद भी तशरीफ लाए हैं कौमी असेंबली। इस पूरी चीज का मकसद भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बजट अब बाकायदा तौर पर उस पर जो वोटिंग है वो जुमे से शुरू होगी, और फिर देखते हैं कि ये मामला कहां तक जाता है। एक तो ये बात जरूर है कि हुकूमत की तरफ से या जो एलाइज वगैरह की सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन में भी नाजरीन बात कर लेते हैं। अपोजिशन की तरफ से भी अगर थोड़ी सी इस पे बात कर लें, हमें पता है पिछले साल भी जो बजट था उसमें अपोजिशन अरकान को बड़े सख्त तहफ्फुज़ात थे, लेकिन हमने फिर भी देखा कि सरप्राइजिंगली और नॉट सरप्राइजिंगली बजट बाआसानी असेंबली से या पार्लियामेंट से पास हो गया था पिछले साल भी। तो इस मरतबा भी क्या हम इसी किस्म की चीज देखेंगे कि अपोजिशन के भी जो तहफ्फुज़ात हैं वो इस मरतबा बजट के पास होने में किसी तरह की रुकावट शायद ना बन पाए, अगर हम पिछले साल का एक प्रेसिडेंट लेकर चलें। और फिर सेनेट इंतखाबात में जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की गई थी सेनेट चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी के खिलाफ, उसकी भी खैर जो अवामिल हैं वो हमारे सामने हैं, वो भी जिस तरह से एक जो मूव था नाकामी का शिकार हुआ था, ये चीज भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए जब हम इस वक्त अपोजिशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो पहला मौजू हमारा ये रहेगा कि क्या ऐसे हालात में बजट पास आराम से हो जाएगा। दूसरे मौजू पर बात करते हुए नाजरीन, हम हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि एक पूरा माहौल है इस हवाले से। कल भी इमरान खान साहब ने बाकायदा अपने पार्टी के तमाम लीडरों को और अपने तमाम जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं उनको बुलाया, और उन्होंने थोड़ी सी इनमें बाहमी आपस में मफाहमत कराने की कोशिश की है। कल जनाब फवाद चौधरी और जनाब असद उमर की एक अच्छे माहौल में मुलाकात भी रही है। थोड़ी कोशिश ये की जा रही है कि गिले शिकवे दूर हों और
सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस या गवर्नेंस पर फोकस किया जाए। ऐसे में नाजरीन वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब भी ये स्टेटमेंट देते हुए सामने आए हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने वाकई बावर कराया है कि 6 महीने हैं जिसके अंदर अंदर जो काबीना के अराकीन हैं, ख्वाह वो SAPMs हों या वफाकी वुज़रा हों, उन सबको या स्पेशल असिस्टेंट्स हों, उन सबको सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी पर अपना फोकस रखना है। तो 6 महीने में नाजरीन क्या ये जो कारकर्दगी पर फोकस और गवर्नेंस पर फोकस है ये मुमकिन हो पाएगा? ये हमारा दूसरा सवाल होगा। एंड कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन नाजरीन, हम बात करेंगे IMF के एक और उनकी दी हुई वार्निंग की, जो कि ग्लोबल रिसेशन की तरफ एक दोबारा इशारा करती हुई नजर आती है। इस वक्त भी पाकिस्तानी मईशत हो या दुनिया भर की माशियात हो मुश्किल से दो चार है, कोरोना वायरस उसकी सबसे प्राइमरी वजह है। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मजीद भी इन मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो ये रिसेशन का इस वक्त एक माहौल है या दुनिया भर में जो रिसेशन की फिजा है वो मजीद एग्रीवेट हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर बात करें, हमारी रेमिटेंसेस, हमारे FDIs या हमारा तिजारती खसारा, हम चूंकि इम्पोर्ट ओरिएंटेड एक मुल्क हैं, पाकिस्तान स्पेसिफिक इसके क्या असरात होंगे, थोड़ा सा ये भी आखिर में असेस करने की हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहले आगाज करते हुए वी आर जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। पहले तो मैं तारुफ करा दूं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नुमान वजीर साहब वाया स्काइप। आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, इकोनॉमी और इन तमाम मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। थैंक यू सो मच नुमान साहब, आपने ग्रेस किया है पैनल को। हमें हमारे साथ नाजरीन शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा भी तशरीफ फरमा है, मेंबर कौमी असेंबली, आप PMLN से वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम हर पार्टी। अपनी जमात का मौक़िफ़ और अपोजिशन का मौक़िफ़ हमारे साथ इन तमाम मामलात पर रेलिवेंटली ऑन बोर्ड रखेंगी। प्लेजर हैविंग यू शिजा, आपने वाया फोन लाइन हमें ज्वाइन किया है। नाजरीन जनाब लियाकत शहबानी भी स्पोक्स पर्सन फॉर द बलोचिस्तान गवर्नमेंट हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। और क्योंकि ज्यादातर ये जो जोड़ तोड़ के मामलात और सियासी इस वक्त मामलात हैं जिसके लिए एक लॉबी की जा रही है दोनों अतराफ से, उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, तो हम रेलेवेंटली जनाब लियाकत शहबानी से ही जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं अब आने वाले दिनों को। वेलकम ऑन बोर्ड जी लियाकत साहब, आपने शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला। नुमान वजीर साहब, पहले सवाल से अगर आप ही से आगाज कर लें। सर, जो पॉलिटिकिंग है वो तो मैंने थोड़ा सा बयान करने की कोशिश की है अपने इब्तिदाइये में, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या आप ऐसे में तवक्को रखते हैं कि बाआसानी आपकी हुकूमत बजट पास कराने में कामयाब होगी? पिछले साल वाकई आप लोगों ने कामयाबी से बजट पास करा दिया था, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी ऐसे ही थे, अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? देखिए, बजट की पास कराने से पहले आपने जैसे जिक्र किया, सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन जो था, जो नो कॉन्फिडेंस मूव था, उसके अंदर हमारे PTI वाले और सारे जो बाकी एलाइज थे वो तो मुश्किल से 27 थे, मुश्किल 28 थे, और 104 के हाउस के अंदर वो हमने वो भी जो नो कॉन्फिडेंस मूव था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उसको डिफीट किया। तो ऐसे भी लोग थे PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, जो बड़े पेट्रियाटिक हैं और वो उसको देखते हुए कि नेशनल इंटरेस्ट में ये है तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और वो चूंकि वो बाय हैंड नहीं होता है, इट्स बैलेटिंग होता है, तो उसके अंदर वो सपोर्ट आया और वी वन विद अ कंफर्टेबल मार्जिन इन दी सेनेट इलेक्शन, नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट द चेयरमैन। अब जब आप इसकी बात करते हैं इस बजट का भी, तो मेरे ख्याल में हालांकि हमारी स्ट्रेंथ भी है, आई थिंक वी आर 152 इन दी नेशनल असेंबली, 156, तो उसके अंदर हमें जो चाहिए 172 चाहिए होगा, वो भी मेरे नहीं ख्याल में इट विल बी दैट बिग अ प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जो हमारी पॉलिसी के साथ एग्री करते हैं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जब हमें साइड लाइन पर मिलते हैं कि लॉबी में मिलते हैं PMLN वाले, पीपल्स पार्टी, दे एग्री विद सम ऑफ थिंग्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस। करंट अकाउंट डेफिसिट एक मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट मंथ हमारा 13 मिलियन का पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव 13 मिलियन का। एंड माइंड यू, ये लास्ट ईयर इससे पहले जो PMLN की हुकूमत थी, ये 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन नेगेटिव माइनस में चलता था, ये पहली दफा 13 मिलियन को। तो वो ये देखते हैं, ठीक है हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई, लेकिन आफ्टर ऑल अल्टीमेटली इट इज कि आपने कितना पैसा बचाया है, कितना सेविंग की। तो ये चीजें देखते हुए इन द हार्ट दे नो दैट वी आर परफॉर्मिंग लार्जर। अगर आप एक मैक्रो लेवल पर देखते हैं तो वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और बजट भी जो आया है, बजट के अंदर जो प्रपोजल्स आए, भी सेनेट फाइनेंस कमेटी में बड़ी इलेबरेट किस्म की डिटेल डिस्कशन हुई। सारे पार्टीज वालों ने अपना पोजीशन बनाकर एक रिकमेंडेशन कर वो सारी पार्टी से रिकमेंडेशन होकर आई है, गवर्नमेंट के पास आई है।
تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کافی حد تک ہو جائے گی جو پاسبل ہے ود ان دی لمیٹڈ ریسورسز فسکل اسپیس جو تھوڑا بہت ہمارے پاس اس میں کیا جائے گا. تو میرے خیال میں سینئر ایلیمنٹس وڈ پریویل فرام دی اپوزیشن آلسو ان دی پارلیمنٹ, اور وہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک اچھا پرفارمنس کر رہی ہے they will take part and we will easily have this budget approved from the parliament. یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے آپ کو ان لوگوں کا سپورٹ مل سکتا ہے جو کہ آپ کی پالیسی سے جب آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ اتفاق کرتے ہیں, لیکن جو آپ کے خود کے الائز ہیں جیسے بلوچستان سے یہ جو بی این پی منڈل نے تو خیر کوئٹ کیا ہے, پھر دو جو آپ کے آزاد اتحادی ہیں وہاں سے ان سے بھی بات چیت اس طرح سے جاری ہے, جے ڈبلیو پی سے بھی جاری ہے, کل بھی حکومتی وقت میں ملاقات کی ہے, آپ کو لگتا ہے اس اینڈ پہ آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی؟ دیکھیے وہ رائٹ وی آر آن دا موو کہ ان کو باقی کافی لوگ ہماری بات چیت چل رہی ہے, پولیس خٹک صاحب بھی گئے, چیئرمین سینٹ چندرانی صاحب بھی گئے, باقی اپنا ابھی آپ کو جاٹے شبانی صاحب بھی بتا دیں گے. وی آر آن ورکنگ آن اٹ اینڈ جو بھی ان کے جائز ڈیمانڈز ہیں اور جو پاسبل ہے ود ان یور لمیٹڈ ریسورسز تو اسی لمیٹڈ ریسورس میں کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایک بات آپ کو آنیسٹلی, میں کے پی کے سے میرا تعلق ہے لیکن آئی ایم اے ویری سافٹ کارنر ٹوورڈز بلوچستان. جو بھی بلوچستان میں اوور دی ایئرز وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے جتنا ہونی چاہیے تھی, بڑی غربت ہے, بڑے کام کیے جانے چاہیے. کچھ حد تک اف سم ون ڈزنٹ مائنڈ دیٹ بیوروکریسی اور پالیٹیشینز نے وہاں چیزیں کی بھی نہیں, تو کرپشن لیول بھی کچھ ریلیٹیولی میرے اندازے میں کرپشن لیول سندھ میں اور بلوچستان میں ذرا زیادہ تھا جو آپ کنٹرول. وی گاٹ اے ویری گڈ چیف منسٹر ماشاء اللہ. آئی فیل جب بھی میں اس سے ملاقات ہوتی ہے میں لگتا ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان پروونس ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ دیکھتے ہوئے ابھی ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن میرے خیال میں دے ول آلسو کم آن بورڈ ود اس. جو باقی جو اس کی لاجیکل چیزیں ہیں, اگر کوئی پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے اندر کوئی چیز اب اس ود کورونا کمنگ ان وہ چیز پاسبل ہی نہیں کرنا, فزیکل اسپیس ہی نہیں ہے, تو وہ بھی ول شیئر ود دیم اینڈ ٹیل دیم کہ اگر یہ نہ کریں تو اس کا پیسہ کدھر سے آئے گا, کہاں سے لائیں گے. ہمارے پاس تو 3,900 بلین آپ نے جمع کیا, یا اگلے چلو 5,000 جمع کرتے ہیں, اگلے سال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 5,000 بلین, اس کے اندر 3,000 تو ہم نے لون میں دے دینا ہے, 1,300 ہم نے فوج کو دے دینا ہے, 4,300 ہو گیا تو 700 بچا. تو 700 میں کیا کیا کام کریں, تنخواہیں بھی دینی ہے, پینشنیں بھی دینی ہے, 800 سے تنخواہیں پینشن بن جاتا ہے. باقی آپ نے پی ایچ ڈی پہ 670 پی ایچ ڈی پی میں رکھ دیا, کدھر سے کر سکیں, صوبوں کو بھی چلا جائے, کیا بچتا ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. تو جو بھی ہم آپ سے شیئر آپ پرابلم میں دیو, اگر وہ یہ ہماری جو ایلائز ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی اچھا پروپوزل ہے کہ اس سیکٹر کو ٹیکس کرو, ویری گڈ ویل ڈو دیٹ, لیکن ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو آپ یو ہیو ہارڈلی اینی فزیکل اسپیس. تو ہوپ فلی آئی تھنک اٹ وڈ ناٹ بی مچ آف کوئی خاص اتنا پرابلم نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ یہ فرائیڈے سے جب اس پر ووٹنگ شروع ہو جائے گی, وی انشاءاللہ وی سیل تھرو کمفرٹیبلی ان نیشنل انٹرسٹ. رائٹ, تو سینیٹر صاحب از آف دا بلیف کہ کوئی پرابلم ایز سچ نہیں ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ فزیکل اسپیس آلریڈی کانٹریکٹ ہو گئی ہے ہماری. شزا فاطمہ صاحبہ, اب آپ فرمائیے گا, آپ نے ریمارکس سنے ہیں سینیٹر نعمان وزیر کے, اب واٹس یور ویو, کیونکہ ایک انہوں نے مثال دی ہے سب سے پہلے اپنے ریمارکس میں کہ سینٹ چیئرمین کے خلاف جو ایک عدم اعتماد کی آپ تحریک لا رہے تھے, اس کے اوپر پھر انویسٹیگیشن بھی ہونی تھی, وہ اس انویسٹیگیشن کا آج تک واقعی کچھ نہیں پتا. تو ایسے میں کیا یہ حکومت کی توقعات کچھ حد تک جسٹیفائڈ ہیں کہ جو اپوزیشن کے کچھ اراکین ہیں جو کہ سیکنڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی سے, یا اس وقت سمجھتے ہیں اس بات کو جو کہ نعمان صاحب فرما رہے ہیں کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, فزیکل اسپیس بہت کانٹریکٹ ہو گئی ہے, وہ غالباً ووٹ حق میں دے دیں گے بجٹ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مونا, میں جہاں تک تو سینٹ کے الیکشن کی بات ہے, سینٹ کا الیکشن ایک سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوتا ہے, اور ماضی میں عمران خان صاحب یہ جو اپنے ممبران کے خلاف کاروائیاں کیا کرتے تھے اگر ان کے خلاف ووٹ چلا جائے, تو آج اگر وہی حرکت دوسری طرف ہو رہی ہے تو اس کو یہ لوگ ضمیر کا جاگنا کہتے ہیں. اپنی طرف ہو تو اس کو ہارس ٹریڈنگ اور پیسوں کا جو ہے کرپشن کا معاملہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ڈوئل جو سٹینڈرڈز ہیں یہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے, جو میرا پرسنلی خیال ہے. دوسری بات ہے آپ آتے ہیں بجٹ پہ. بجٹ ایک بالکل فرق بات ہے, ایک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز والی بات ہے. بجٹ کے اوپر تو اگر دیکھیں, منی بل کے اوپر اگر آپ پارٹی کے خلاف ووٹ کریں تو آپ پارٹی آپ سے سیٹ
ले सकती है और आप असेंबली के मेंबर नहीं रहते। तो ये आप आई डोंट नो ये कंपैरिजन वो भी किस तरह रहा है यहाँ पे। मनी बिल जो है उसके ऊपर ओपन वोट होता है, शो ऑफ हैंड्स होता है और आप उसके पार्टी के खिलाफ आप वोट दे ही नहीं सकते। तो ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ये फ्लॉड है कि लोग जो हैं वो मुत्तफिक होंगे बजट के साथ और फिर वो बजट के लिए वोट डालेंगे, ये नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट नंबर गेम है। इस वक्त अगर आपकी गवर्नमेंट है, आप उस वक्त आपकी हाजिरी ज़्यादा है तो आपका बजट पास हो जाएगा, आपकी उस वक्त हाजिरी कम है तो नहीं होगा। आपके एलाइज पे से गेम आती है क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है। एलाइज अगर इनके साथ खड़े रहे तो बजट पास होगा, नहीं खड़े होंगे तो नहीं होगा। मतलब इसमें ये नहीं है कि यहाँ से लोग उधर चले जाएंगे या ये लोगों को खरीद सकते हैं उस तरह से। तो बजट मेरा जहाँ तक अंदाजा है टू बी फेयर पास होगा बिकॉज नंबर्स जो हैं इस वक्त वो इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन आ जाए कि बजट के साथ कौन मुत्तफिक है और कौन मुत्तफिक नहीं है, उसके ऊपर आ जाए या इनकी पॉलिसीज या करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हुई, फिस्कल स्पेस की बात हुई, डेट रीपेमेंट की बात हुई। देखिए डेट रीपेमेंट हम सब कर रहे हैं, डेट सर्विसिंग हम सब कर रहे हैं। हमने 5 साल में 11,000 अरब कर्जा लिया था, हम 5 साल पिछले कर्जे की और अपने कर्जे की भी डेट सर्विसिंग करते आए, उसमें कोई इस हुकूमत के लिए नई बात नहीं है। अब अगर इस हुकूमत ने 20 महीने में 11,000 अरब कर्जा ले लिया है, बिल्कुल इनकी डेट रीपेमेंट जो है एक ड्रास्टिकली ऊपर जाएगी, मगर उसका सबसे बड़ा जो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हुकूमत की अपनी कॉन्शियस मॉनेटरी पॉलिसी है कि आपने अपना इंटरेस्ट रेट 13.5% के ऊपर रखा। अब आज फिर से मॉनेटरी पॉलिसी में 1% कम करके टोटल 7% पे आ गया। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, रिवाइज हुआ है बिल्कुल। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि आप अगर अपना पॉलिसी रेट 7 से 8 हमने रखा जी, 5 साल रखा, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी आई, मईशत भी चलती रही। देखिए IMF का हमने भी लिया था जो पैकेज था, 2.5 साल में खत्म करके कंप्लीट करके बिल्कुल बंद कर दिया था। IMF का इतना प्रेशर ले लेना कि आपने अपना पॉलिसी रेट 13.5% पे चला गया, सब्सिडीज कम हो गई, मुल्क में महंगाई जो है वो 11% से ऊपर चली गई। और ये कोरोना से पहले की बातें हैं, कोरोना के बाद की बातें नहीं है। शाय खुद्दोनोश की जो महंगाई की सतह है वो परसेंटेज जो है वो 20% से भी ज्यादा है। तो इन चीजों के अंदर अब आप करंट अकाउंट डेफिसिट का कहते हैं, देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट आप मुल्क को बंद कर देंगे ना, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जीरो हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपकी बोरोइंग हो रही है, आप उस बोरोइंग को इफेक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए हमने 5 साल जो बोरोइंग की उसमें इस मुल्क की लोड शेडिंग खत्म हुई, एनर्जी एब्सोल्यूट एनर्जी क्राइसिस था, 22 से 23 घंटे शहरों में लोड शेडिंग थी, आज 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं होती। हमने इस मुल्क से वादे पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी खत्म की, तकरीबन 98% तक इस मुल्क से जो है दहशतगर्दी खत्म हो गई। इस मुल्क के अंदर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया। आज इमरान खान साहब कहते हैं कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। जब हम कंस्ट्रक्शन के मेगा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाते थे तो ये कहते थे करप्शन हो रही है। मतलब हर बात में डुअल स्टैंडर्ड है। देखिए जब हम आए थे तो इतना एनर्जी क्राइसिस था, इतनी दहशतगर्दी थी कि कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इसीलिए तब भी मेगा प्रोजेक्ट सीपेक स्टार्ट किया गया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी, इंडस्ट्री बढ़ी थी और इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई थी। यानी शिजा योर व्यू है कि अभी जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और आपके टाइम पे आपका ये आप फरमा रही हैं कि वो पहले नजर आते थे। मेरा सिर्फ आपसे ये अर्ज है कि लास्ट टाइम भी पिछले साल भी पिछले साल भी बहुत मुखालफत हमने देखी थी बजट के हवाले से कि ये बजट बहुत ही आप लोगों ने इनअप्रोप्रिएट डीम किया था, लेकिन फिर वो भी बासानी पास हो गया था असेंबली से। तो आपको नहीं लगता कि गालिबन आपकी रेजिस्टेंस या अपोजिशन की तरफ से रेजिस्टेंस कम आई थी और जो आप बात कर रहे थे वो मतलब कॉल और खेल में थोड़ा सा यहाँ पर तजाद नजर आया था? मैं थोड़ा सा बस 30 सेकंड में कंप्लीट करके इसका भी जवाब देती हूँ। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की जहाँ तक बात चल रही थी, हमने जो कर्जे लिए हमने उनको इन्वेस्ट किया, हमारा GDP ग्रोथ हमने बढ़ाया, हमने तकरीबन हमें 2.5 से 3% पे मिला था, हम 5.3 पे लेके गए। इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल रखी और उसके बावजूद जो है हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, 6.2% पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकाला। ये UNDP की रिपोर्ट है। तो हमने उस करंट अकाउंट डेफिसिट से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP था वो एक अच्छा रेशो जा रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था। अब
इस चीज का क्रेडिट आप 100 दफा लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी क्यों खत्म हुआ है। कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट खत्म हो गई है क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले 2.5 साल से नेगेटिव में जा रही है। आपकी क्यों खत्म हो गई है करंट अकाउंट डेफिसिट? क्योंकि आपने जो है वो इंपोर्ट ऑफ व्हीकल्स डोमेस्टिक ऑटो कार्टेल के साथ मिलकर इंपोर्ट व्हीकल्स पे बैन लगाया और इसके बावजूद आपकी डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री बैठ गई। ये 2 मेजर चंक्स थे जिनकी वजह से आपकी इंपोर्ट खत्म हुई, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो, अगर आप ये कहें आपके सिविलियन आपने वो भी नहीं की, जिन वजूहात की बिना पर हुई थी वो भी कोई ऐसा इतनी फेवरेबल नहीं थी। फिर बजट फिर अब आसानी पास हो जाता है तो अपोजिशन की रेजिस्टेंस क्यों कम होती है? देखिए बजट में रेजिस्टेंस कम नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सबने तकरीर की है। देखिए बजट एक हमारा नेशनल मामला है, उसके ऊपर हम तनकीद भी करते हैं, हम मशवरे भी देते हैं। लास्ट टाइम हमने इनको कहा था, इन्होंने जो हदफ रखे हैं ये पूरे हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान की 68 साल हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो पिछले साल से कम हुई। ये हम सोच ही कर रहे थे इनकी बजट से और इनकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज से। ठीक है, हम इनको बारहा कहते रहे, वो नहीं सुना। उसके बाद इनको 2 मिनी बजट लाने पड़े, उसके बावजूद इनकी टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हुई। आज ये दूसरा साल है मुसलसल कि पिछले साल से भी कम टैक्स कलेक्शन है, और ये कम टैक्स कलेक्शन कोरोना पे हम नहीं डाल सकते क्योंकि कोरोना से पहले भी हमारी जो है तमाम चीजें मंफी में थी, चाहे वो GDP था चाहे वो इंडस्ट्री थी। तो आज ठीक है, राइट शिफा, आई गेट बैक टू यू। मैं वापस आती हूँ इस पे, और लियाकत साहब के भी रेलिवेंटली हमने कमेंट्स इस पे जानने हैं क्योंकि ही हैज अ लॉट टू डू, जाहिर है क्योंकि वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन रुक करते हैं लियाकत शाहबानी साहब के मच अवेटेड कमेंट्स पे। स्टे विद अस। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज
جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے جناب لیاقت شہبانی، آپ نے بریک سے قبل شفا صاحبہ کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہے اور آپ نے سینیٹر نعمان وزیر کی بھی گفتگو سنی ہے۔ اب آپ کا کیا ویو ہے؟ یہ جو بجٹ کے آسانی سے پاس ہونے کا سوال ہے، اس میں بہت کچھ لینا دینا ہے بلوچستان سے جو گورنمنٹ کے الائز ہیں ان کا، اور یہ جو بی این پی مینگل کی الٹیمیٹلی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ خیر بات چیت جاری ہے، گورنمنٹ بھی ان سے رابطے کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی ان سے رابطے کر رہی ہے۔ آپ کو کتنی ویٹیج لگتی ہے ان ڈیمانڈز میں اور کتنی ڈویبل لگتی ہیں؟ ڈیمانڈ تو اکثر جو ہے اس میں ویٹیج ہے، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے موسٹ آف دی ڈیمانڈ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے نہیں بلکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی یا شاہزین بگٹی صاحب کے یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دیگر جماعتیں، ایون پاکستان تحریک انصاف کے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اراکین نیشنل اسمبلی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے فلور سے سنا ہوگا قاسم سوری صاحب کے بہت سارے اسپیچز اس حوالے سے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جس میں انہوں نے بلوچستان کی ایشو کو بڑا فوکس رکھا اور اس سے احتجاج بھی کرتے رہے۔ دیکھیے بلوچستان کا معاملہ جیسے سینیٹر نعمان وزیر صاحب نے بھی فرمایا کہ اوور دی ایئر بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا، بلوچستان کے عوام جو ہے مخلوق العال ہے، بلوچستان میں غربت باقی صوبوں سے بہت زیادہ ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، آدھا پاکستان ان ٹرمز آف جیوگرافی۔ اپریل 2010 سے قبل تو پورے بلوچستان کے عوام جو ہے جو منیمم پروونشل آٹونومی ہے اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتے رہے، تحریکیں چلاتے رہے، اور اس وقت این ایف سی کا جو فارمولا تھا اس کے تحت جو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے اس میں وفاق کا حصہ زیادہ صوبوں کا کم تھا، اور پھر اوریجنٹل میں اگین صرف پاپولیشن کی بنیاد پہ اس کی تقسیم کی جاتی تھی جس سے بلوچستان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ اپریل 2010 کے بعد 18th امینڈمنٹ آیا ہے 7th این ایف سی ایوارڈ میں، کم از کم یہ ہوا کہ ورٹیکل میں بھی وفاق کا جو حصہ کم ہوا صوبوں کا بڑھا، اور اوریجنٹل میں جو فارمولا ہے اس میں 82% پاپولیشن کو ویٹیج دی گئی، اس پہ پھر 5% ریونیو، 10.3% جو ہے اس میں جو انورس پاپولیشن ہے ڈینسٹی اس کو، اور کچھ غربت کو ویٹیج دیا گیا۔ اس کے بعد تھوڑا بلوچستان اس قابل ضرور ہوا کہ فیڈرل ڈویژنل پول سے بلوچستان کو کچھ رقم ملنا زیادہ شروع ہوا، اور اس سے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ واقعی اس میں کرپشن ہوئی ہے، پاس میں ہوا ہے، لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں۔ لیکن اس تمام کرپشن کے باوجود بھی بلوچستان نے ایک ترقی کا سفر جو ہے قلیل ہی صحیح، کم ہی صحیح، انڈر بیڈ گورننس کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اس کا آغاز ضرور ہوا۔ آج آپ یقین کیجئے ہمارا جو تمام اس وقت 302 ارب روپے جو ہمارا بجٹ ہے 465 ارب کا، اس میں صرف سینٹرل ٹرانسفر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے محاصل جو ہے ریونیو صرف 46 ارب روپے ہیں۔ بلوچستان کے پاس چونکہ نہ یہاں پر انڈسٹری ہے، نہ یہاں پر کوئی بڑی مارکیٹ ہے بلوچستان میں، جو بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں ہماری گیس ہے، منرلز ہیں، یہی ہیں۔ منرل کو اب ہم جا کے ڈیولپ کر رہے ہیں، 96 سال بعد پہلی دفعہ بلوچستان گورنمنٹ نے منرل پالیسی بنائی ہے۔ تو یہ ہمارے فیوچر کے وہ میجرز ہیں کہ بلوچستان اپنے پاؤں پہ اپنے محاصل، اپنے ریونیو جنریٹ کرے گی۔ اب ایشو یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی جو صوبوں کو سبجیکٹس ٹرانسفر کیے گئے وہ بھی مکمل ڈیولپ نہیں ہوئے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں آرٹیکل 172 سیکشن 3 کا، جس کے تحت آئل اینڈ گیس جس صوبے سے پروڈیوس ہوگا یا دریافت ہوگا تو اس میں وفاق اور صوبوں کا جو حصہ ہے وہ برابر ہوگا، لیکن برابری کی بنیاد پہ صوبوں کو اس میں حصہ نہیں مل رہا۔ فیڈرل منسٹری بنائی ہے لیکن صوبوں کا اس میں شیئر نہیں ہے۔ اسی طرح انوائرمنٹ یہ ڈیولپ سبجیکٹ ہے، پہلے پچھلی گورنمنٹ میں اس پہ ایک ڈویژن بنایا گیا، بعد میں منسٹری بنایا گیا۔ اسی طرح ہیلتھ ہے، مکمل ڈیولپ سبجیکٹ ہے لیکن اس میں اس کو بھی
एक कंपोनेंट जो है वफाक ने रखा हुआ है, इसी तरह एग्रीकल्चर के कुछ कंपोनेंट है, फूड एंड सिक्योरिटी के। तो गुजारिश ये है कि ये प्रॉपर जब तक तमाम सब्जेक्ट डिवॉल्व नहीं होते और इख्तियारात ऐसी गवर्नमेंट के तहत सूबों को नहीं मिलता, उस वक्त तक खसूसन बलूचिस्तान जैसा गरीब सूबा उसको माली मुश्किलात रहेंगे। लियाकत साहब, फिर तो आप गालिबन सेकंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वजीर आजम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ चीजों को रिव्यू होने की जरूरत है, तो आप भी ये समझते हैं कि रिव्यू होने की जरूरत है और मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व होने की जरूरत है जो ऑलरेडी डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उनके? 18th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एक बनी थी, रजा रबानी साहब उनके चेयरमैन थे और वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे थे। अभी जिसकी जरूरत है, रिव्यू की मैं बात नहीं करता, मैं वो जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसको फॉलो करने और उसकी जो सिफारिशात है उससे अमल दरामद की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये इशू जो है ये पास के जितने गवर्नमेंट हैं उनका जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं रहा, ये पास का बर्डन है। लेकिन इस पास के तमाम बर्डन को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कंधों पे लादना ये गैर मुनासिब रवैया है। हम इस रवैये के साथ नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो ये समझती है कि वक्तन फवक्तन हमारे जितने रिजर्वेशन आए हैं बलूचिस्तान के और उस पर कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 4 जून को APCC की कमेटी में जब बलूचिस्तान की 47% स्कीमात को डिलीट करने की कोशिश की गई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने न सिर्फ शदीद एहतजाज किया बल्कि उसका वॉकआउट किया। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं साथ कि कोई सुनने वाला उसके ऊपर है। पहले तो कोई सुनने वाला भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया और उसी दिन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कमिटमेंट किया कि जो बलूचिस्तान के स्कीमात हैं उस पर कोई कट नहीं लगेगा, उसको ऑनर किया जाएगा और वो फेडरल PSDP का हिस्सा रहेंगे। डिमांड्स तो सारी ठीक हैं, लेकिन ये कि उनको वजीर आजम इमरान खान अलोन पर डालना जायज नहीं है, क्योंकि ये साल से चलने वाले मसाइल हैं। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुकम्मल आप समझते हैं सपोर्ट हासिल होगा? आप अपनी पार्टी के बिहाफ पर ये वाउच कर रहे हैं कि बजट पास कराने में एटलीस्ट टू योर पार्टीज एक्सटेंट कोई कबाहत नहीं होगी, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी और ना पहले आए। 2 साल फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अच्छी रिलेशनशिप रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब रिगार्ड करते हैं। रिजर्वेशन वक्तन फवक्तन आते हैं, मुस्तकबिल में भी आते रहेंगे, लेकिन उसका कथन ये मतलब नहीं कि अपने किसी कोलिशन पार्टनर को किसी सख्त मरले पे आप आर्म ट्विस्टिंग शुरू करें और अनड्यू फेवर लेने की कोशिश करें। अब भी हमारे रिजर्वेशन जरूर हैं। 44 ऐसे स्कीमात जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे थे, उनमें 2 उन्होंने ऑनर किए हैं। 42 उन्होंने कहा है कि CSDP प्लस में जो स्पेशल पैकेज होगा बाद अज़ां उनको अकोमोडेट किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के इस कमिटमेंट पे हमें यकीन है। रिजर्वेशन जरूर रहेंगे। फेडरल में जॉब्स का हमारा कोटा है, गैस प्रेशर में कमी का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, ये हमारे इशू जरूर है। लेकिन बजट में हम साथ हैं और न सिर्फ बजट बल्कि एज अ कोलिशन पार्टनर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हमारी जरूरत पड़ेगी हम उससे शाना बशाना आपको दिखाई देंगे। चले, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो क्लियर ये मौक़िफ़ आ गया है कि जब भी जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे और जो रिजर्वेशंस हैं यकीनन सिंस दे बिलोंग टू बलूचिस्तान, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से मुंतखब हैं, तो यकीनन वो जो अपनी जगह वाजिब एक बातें हैं वो मौजूद हैं। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाज़रीन, यही मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड भी हैं कि अब गवर्नेंस के एतबार से ये जो 6 महीने की बात की जा रही है, जो कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने भी अब की है कि अब सिर्फ गवर्नेंस पर ध्यान देना है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पूरी काबीना को इसके ऊपर काफ़ी सख्त अल्फाज में उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या ये चीज़ें विद इन दिस पैसेज ऑफ टाइम मुमकिन हो पाएंगी कि हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस पर ध्यान दें? और जो फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू भी सामने आया था उसमें जो उन्होंने कुछ बातें कही थी, खास तौर पर जो इन हाउसिंग या इन हाउस जो एक इख्तिलाफात हैं उनके हवाले से उनको सेट असाइड रखा जाएगा? क्या अब ये जरूरत है, वक्त है, इसको पूरा किया जाएगा? नुमान साहब आपका क्या ख्याल है इस पे? और अगर आप कुछ बात कमेंट करना चाहते हैं, जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट पर शिजा साहिबा ने बात की थी वो भी आप फरमाइएगा, क्योंकि वो कह रही हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम जरूर हुआ है लेकिन वो अच्छी वजूहात की बिना पर नहीं हुआ है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो
یہ جو ہماری پارٹی کے اندر آپ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے، آئی مین دس از نتھنگ بیٹر دین، کہیں اس سے بہتر چیز نہیں ہے. آئی وش کہ ہر پارٹی میں ایسا اکاؤنٹیبلٹی ہو اور اتنے ووکل لوگ ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کے سامنے یہ بات کر سکے، ہمت ہو. یہ تو میں تو اس پر بڑا پرائڈ کرتا ہوں. اور ہماری پارٹی میں یہ ہے کہ چھوٹا 20-21 سال کا لڑکا ہو یا 80 سال کا آدمی، سب بات کرتے ہیں اپنا، وی شیئر آور ویوز ود ایچ ادر، اینڈ اس طرح اکاؤنٹیبلٹی جو پرائم منسٹر نے 6 مہینے کا ٹائم دیا. دس از اینی گڈ گورننس. کسی کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیں دنیا بھر میں کہیں اچھا گورننس دیکھ لیں، ادھر آپ کی چیز ہوتی ہے نون ایز KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، اور وہ ٹینجبل ان کو ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز اس طرح اچیو کرنی پڑے گی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جتنی منسٹریز ہیں، جو ہمارے منسٹرز وغیرہ یا ایڈوائزرز وغیرہ ہیں، دے ہیو ٹو اچیو سرٹن ٹارگیٹس. انہوں نے وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے، ویدر اٹ از PIA، ریلوے، گڈ گورننس، اینی ویئر، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو کرنا ہے. اور میں ابھی شاہزیہ صاحب مجھے بتا، شیزا فاطمہ صاحب بات کر رہی ہیں، میں بڑا امپریس ہو گیا ان کی باتوں سے. گڈ پوائنٹ شیز ریز. یہی چیزیں ہمارا جو ہے، میں تو کہتا ہوں ہمارا اپوزیشن ہے کہ ہمیں مدد کرتی ہے اچھی چیزیں بتانے کی، میں تو ویلکم کروں گا. میں تو ان کے جا کے گھر کے باہر بیٹھ جاؤں گا کہ آپ بتائیں میں کیسا بہتر کروں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہمارا چلتا رہے گا، ہوئے گا. اور جو کام ٹھیک نہیں کریں گے دل بی ریموو. خان صاحب کی ون آف دا بیسٹ کوالٹیز، ان کا بڑا قریبی دوست یا قریب ترین آدمی، اگر اس نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا، اگر اس نے 2 نمبر کی، he doesn't take a second to remove him from this position. تو یہ ہمارا پروسیس ہے، یہ ہوتا ہے. خان صاحب بڑی سیدھی سیدھی بات کرنے والے آدمی ہیں، یہ کریں گے. everyone has to be on his toes and he has to deliver for the interest of Pakistan, not his own interest. ایک بات یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دی. دوسری بات میں شیزا صاحبہ نے جو بات کی، میں اس پر ایک اور بات کہہ دوں اس پر. لیکن جی اب ٹھیک ہے، ہمارا میجورٹی ہے، میجر سیٹس ہماری ہیں نیشنل اسمبلی میں، لیکن اور شو آف ہینڈ ہوتا ہے. یہ کوئی چھپ کر سینٹ چیئرمین کی الیکشن نہیں ہے، لیکن کورونا بھی ہے نا، بڑے لوگ آئیں گے بھی نہیں. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں. پہلی سے بات ہے میرے خیال میں تو مائی پرسنل ویوز PMLN پچھلے سال بھی یہ تھا کہ اٹینڈنس کم تھی اپوزیشن رینکس میں سے. لیکن یہ بات ضرور ہے جو ابھی شیزا صاحبہ نے کی ہے نعمان صاحب، کہ ایک سیکرٹ بیلٹ کو اور ایک اوپن بیلٹ کو ہم غالباً کمپیئر نہیں کر سکتے اس طرح، کیونکہ پھر تو وہ ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن کی